नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम छंद के बारे में सारी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा करते हैं कि छंद किसे कहते हैं। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? आवृत करना, अर्थात आच्छादित करना। महर्षि यास्क ने स्वयं अपनी पुस्तक निरुक्त में छंदांसी छादनात् ये परिभाषा दी है, अर्थात वेदों को आच्छादित करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। अब छंद के रचयिता कौन है इनके? आचार्य पिंगल मुनि। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? छंद शास्त्रम। इसमें अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। तो छंद शब्द की क्या परिभाषा है कि आवृत करना। व्युत्पत्ति क्या है? आवृत करना अर्थात आच्छादित करना। महर्षि यास्क ने स्वयं क्या कहा है? छंदांसी छादनात्, यानी वेदों को आच्छादित करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और इनके रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल मुनि हैं। और इन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है, जिसमें 8 अध्याय हैं। उसमें इन 8 अध्यायों में इन्होंने वैदिक और लौकिक छंदों का पूरा विशद वर्णन किया है। छंद के 2 प्रकार हैं, मात्रिक और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है कि जहां पर मात्राओं के हिसाब से हम गिनती करते हैं, गणना करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मात्रिक कहते हैं। आगे वर्णिक छंद हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विषमृत। तो समृद्ध का मतलब क्या है? सम मैंने क्या है? समान, और वृत्त मैंने छंद, यानी ऐसा श्लोक, ऐसा छंद जिसकी चारों पंक्तियों में एक समान जब मात्राएं होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? समृद्ध छंद कहेंगे। मान लो हम उदाहरण ले लेते हैं कि इंद्र वज्रा जो छंद है उसमें उसकी चारों पंक्तियों में क्या है? 11-11 मात्राएं हैं। तो ये छंद हमारा क्या माना जाएगा? समृद्ध छंद माना जाएगा। अर्ध समृद्ध क्या है? जिसमें आधी समानता होती है, यानी दूसरी और चौथी पंक्ति में समानता होती है, उसके वर्णों की समानता होती है। इसी तरीके से पहली और तीसरी पंक्ति में क्या होती है? वर्णों की जो है समानता होती है, यानी आधी समानता। इसमें दूसरी और चौथी पंक्ति में समानता, पहली और तीसरी पंक्ति में समानता होती है। तो विषमृत क्या है? विषम मैंने क्या होता है? बिल्कुल विपरीत, यानी जब एक छंद में 4 पंक्तियां हैं तो उनमें चारों ही पंक्तियों में अलग अलग वर्णों की जब हम गणना करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमृत कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ 4 पंक्तियां हैं तो चारों ही पंक्तियों में हमारे पास अलग अलग जो वर्ण हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमृत कहेंगे। तो इस प्रकार हमारे ये छंद के मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार हो गए। आगे समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषमृत हमने इसके तीनों भेद किए। छंद के अंग हम करते हैं। सबसे पहला क्या है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, इस तरीके से। और मात्रा क्या है कि वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं।
वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब हमारी मात्राएं जो हैं दो प्रकार से आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ह्रस्व और दीर्घ। तो इसके लिए हमें स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है। कुछ स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री और ली। तो इनके लिए हमारा जो ये क्या माने जाते हैं? ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लघु। और लघु के लिए हमारी क्या मात्रा होती है? एक आई का निशान हम डाल देते हैं, जिसे यहाँ सीधी रेखा के नाम से भी हम संबोधित कर देते हैं। उसके बाद जो बाकी हमारे बचते हैं वो क्या कहे जाते हैं? दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। तो दीर्घ स्वर में हमारे कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री। तो ये हमारे क्या आ जाते हैं? दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। तो दीर्घ स्वर के लिए हमारा क्या निशान आ जाता है? एस का निशान आ जाता है, और जिसे हम बोलते क्या हैं? गुरु। जिसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। जैसे मैंने ह्रस्व स्वर के लिए शब्द लिखा कि कम, तो यहां पर क्या है कि क में छोटा आ मिला हुआ है, तो इसमें आई की मात्रा आ जाएगी। मां में भी क्या है? छोटा आ मिला हुआ है, तो इसमें भी आई की मात्रा आ जाएगी। अब दीर्घ स्वर के लिए शब्द हम लिखते हैं, जैसे राम। तो राम में कौन सा आ मिला हुआ है? बड़ा आ मिला हुआ है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देंगे, और यहाँ हमारा ह्रस्व रह जाएगा। उसके बाद एक और नियम है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए? यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए? अनुस्वार आ जाए, विसर्ग आ जाए, या संयुक्त व्यंजन आ जाए, तो इस ह्रस्व स्वर को क्या आदेश हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। तो इस ह्रस्व स्वर को क्या आदेश कर देंगे हम? दीर्घ आदेश कर देंगे। दीर्घ स्वर आदेश कर देंगे। तो इसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि जैसे अनुस्वार आ गया। अनुस्वार क्या चीज है? जो हम ऊपर बिंदी लगाते हैं शब्द के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पर रा में बड़ा आ है, एस की मात्रा आ जाएगी। मां ह्रस्व है, परंतु उसके ऊपर क्या है? अनुस्वार है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश कर देंगे। उसके बाद क्या है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए? विसर्ग आ जाए। तो विसर्ग क्या होती है? दो बिंदी जो हम लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि मां के पीछे विसर्ग है, इसको हम क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश कर देंगे। इसी तरीके से यदि संयुक्त व्यंजन आ जाए, संयुक्त व्यंजन में हम शब्द लेते हैं जैसे गच्छति। तो यहाँ पर क्या है कि च हलंत है, च में स्वर मिश्रित नहीं है, तो इस ग और च को हम क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश कर देंगे। तो ये हमारा मात्राओं का नियम बन गया कि ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं होती हैं हमारी। कुछ ह्रस्व होते हैं जिनके ऊपर हम लघु की मात्रा लगाते हैं, और कुछ हम स्वर जो है हमारे दीर्घ होते हैं जिनके ऊपर हम गुरु की मात्रा लगाते हैं। और ह्रस्व स्वर के बाद यदि अनुस्वार आ जाए, विसर्ग आ जाए, या क्या आ जाए? संयुक्त व्यंजन आ जाए, तो हम उस ह्रस्व स्वर को क्या कर देते हैं? दीर्घ स्वर आदेश कर देते हैं। इसके लिए साथ साथ एक और भी नियम है कि यदि पद के अंत में हमें लघु चाहिए, तो छंद की आवश्यकता के अनुसार हम लघु को दीर्घ और दीर्घ को लघु आदेश कर सकते हैं। तीसरा अब हम करते हैं चरण या पाद। चरण या पाद क्या है कि श्लोक का जो चौथा हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। जैसे श्लोक का चतुर्थांश,
तो श्लोक का जो चौथा हिस्सा है उसे हम चरण या पाद कहते हैं। यानी किसी भी छंद में यदि 4 पंक्तियां हैं तो उसका जो एक चौथा एक पंक्ति है वो हम क्या मानेंगे, उसको चरण या पाद की संज्ञा देंगे। अगला हम करते हैं यति। यति का मतलब क्या है, रुकना। कि किसी भी पद्य को पढ़ते हुए या छंद को पढ़ते हुए यदि हम रास्ते में बीच में विराम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अगला हमारा क्या है, गति। कि गति क्या है कि जब हम किसी भी काव्य को या पद्य को पढ़ते हैं, जब हम उसमें लय का एक आनंद का अनुभव करते हैं, लय और प्रवाह के आनंद का अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी लय प्रवाह का अनुभव, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब तुक क्या है कि चरणों के अंत में आने वाले जो शब्दों की आवृत्ति है, चरणों के अंत में आने वाले, चरण के अंत में आने वाले जो शब्दों की आवृत्ति है, चरण के अंत में आने वाले शब्दों की आवृत्ति, आवृत्ति को हम क्या कहेंगे, तुक कहेंगे। जैसे युगे युगे, तो यहां पर युगे युगे पद हमारा क्या है, 2 बार आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे, तुक, इसको हम क्या कहेंगे, तुक कहेंगे। तो अब गण की चर्चा हम आगे जब वर्णित छंद करवाएंगे तब हम गण की चर्चा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ संस्कृत लेसन के साथ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।